वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में आप लोग के लिए संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद लाए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और हम लोग से हमेशा ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम कौन सा अनुच्छेद किसके बारे में रिलेटेड है, हम सही नहीं टिक लगा पाते हैं। तो आज हम आप लोग के लिए खंड बाय खंड करके लाए हैं, जो कन्फ्यूजन नहीं होगा, याद ही हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा हम संविधान के बारे में जानते हैं, उसके बाद अनुच्छेद पे आएंगे। संविधान की मेरा टॉपिक है, पहला हेडलाइंस है संविधान की रचना। संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन 9 दिसंबर 1946 दिन सोमवार प्रातः 11 बजे हुआ था। दिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन डेट इम्पोर्टेंट है। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। विधिवत यानी कि कानूनी रूप से हमारा संविधान सभा का उद्घाटन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। इसके अस्थायी अध्यक्ष, अब समझिए कि परमानेंटली अध्यक्ष अभी तभी नहीं रहे थे। टेम्परेरी अध्यक्ष, टेम्परेरी मेंबर सच्चिदानंद सिन्हा, जो क्वेश्चन में बार बार एग्जाम में आता है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा। और प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी, जिसे हम इसे कॉन्स्टिट्यूशन हाता भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन हाता कहा जाता है। फिर इसके बाद आइए दूसरा टॉपिक पे। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। आप लोग को क्वेश्चन फंसा दिया जाता है कि जब संविधान सभा का गठन हुआ था विधिवत, उस टाइम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग को बस याद रखना है कि अस्थायी होंगे राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी होंगे सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए आगे चलते हैं। 29 अगस्त 1947 को संविधान के निर्माण हेतु 7 सदस्यीय, कितने सदस्य? 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इन शॉर्ट में आप लोग को पूछ दिया जाता है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। मेरे साथ आप लोग भी कॉपी में नोट करते जाइए ताकि आप लोग को शॉर्ट नोट्स भी तैयार होते जाएगा और जब एग्ज़ाम आएगा तो रिवीजन करने में टाइम भी नहीं लगेगी। एकदम फैक्ट है और वही क्वेश्चन ही आता रहता है हमेशा। जो ट्रेंड चल रहा है अभी एग्ज़ाम लेने का, उसके हिसाब से मैं बोल रही हूँ। आने के लिए तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन जो ट्रेंडिंग है वही बता रही हूँ। हमारा प्रारूप समिति का हम लोग देख लीजिए कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। अब प्रारूप समिति का जब गठन हुआ तो उसका अध्यक्ष भी होगा, तो उसका अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब संवैधानिक सलाहकार जो एडवाइजर था वो कौन थे? BN राव। बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी हम यहाँ पर पॉइंट बता रहे हैं सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट ही है। आप लोग एक एक पॉइंट हमेशा नोट करते जाइए कॉपी पे। संवैधानिक सलाहकार कौन है? BN राव। अब चलते हैं आगे। इसमें 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान अंतिम रूप से स्वीकार किया गया था। मतलब लास्टली हमें कब स्वीकार हुआ? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा गठन हुआ, उसको एक्सेप्ट किया गया, जिस पर कितने सदस्य का हस्ताक्षर था? 284। क्वेश्चन सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 284 सदस्यों का हस्ताक्षर हुआ था और इसमें कितने भाग थे? 22 भाग। एक बनकर पूरा कॉपी, एक बुक तैयार हुआ जिसमें 22 भाग, जैसे कि एक बुक होता है उसमें लेसन बाय लेसन होता है, समझिए कि 22 एक चैप्टर का लेसन है। उसी तरह 395 अनुच्छेद है, यानी कि समझिए कि 395। अब आप लोग को समझ में आएगी कि अनुच्छेद क्या होता है, भाग क्या होता है। संविधान जो बना था हमारा, हर एक कंट्री से, कौन कौन कंट्री के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। कौन सा कंट्री कहाँ से हमारा जो नियम कानून अनुच्छेद लिया गया है वो बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी जो संविधान जो बन के तैयार हुआ उसमें
22 भाग यानी कि 22 चैप्टर, 395 अनुच्छेद। समझिए कि एक बुक है जिसमें 22 लेसन है, 395 टॉपिक दिया हुआ है और उसमें 8 अनुसूचियाँ हैं। इसमें एक ऐसी मोटी बुक है जो दिया गया था। ये मूल संविधान का रचना था। ये क्या था? मूल संविधान, जो हमारा पहले जो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। लेकिन बाद में जो मूल संविधान से जो उसमें जो प्रावधान था कि जितने भी संशोधन होंगे उसमें जोड़े जाएंगे, तो अभी तक जो संविधान संशोधन करके जो जोड़ा गया है आर्टिकल में, भाग ए, भाग क, देखते होंगे क, ब, स, ये सब ऐसे करके दिया रहता है, तो ये संशोधन करके जोड़ा जाता है। तो ऐसे हो करके अभी 465 से ऊपर हो गया है, 400 550 या लगभग उसके 500 के लगभग में होने वाला भी है। तो हमारा मूल संविधान में आप लोग को पूछा जाएगा कि कितना अनुच्छेद है, तो 395 ही बोलिएगा, लेकिन संशोधन करके हमको 450 या 500 के लगभग में है। तो इससे कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, समझ में आ गया। अब हम चलते हैं कि जो हमारा अनुच्छेद है 395 अनुच्छेद, तो इतना याद रखना तो मुश्किल है, तो इसीलिए हम आप लोग को खंड बाय पार्ट करके लाए हैं। जो इम्पोर्टेंट है उसके रिलेटेड हम वीडियो डालेंगे और उससे ही रिलेटेड आता है, और आप कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा। 395 अनुच्छेद याद करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए आइए हम शॉर्ट में तरीके से देखते हैं। पहला भाग, अभी आप लोग जस्ट पढ़े हैं कि हमारे संविधान में कितने भाग है, 22 भाग। हम पहला भाग देख रहे हैं अभी। पहला भाग में अनुच्छेद 1 से 4 तक है, यानी कि समझिए कि एक ऐसा बुक है जिसमें लेसन फर्स्ट है और 1 से 4 तक टॉपिक दिया है। ये समझिए कि भाग 1 है, मतलब भाग लेसन 1 है, और 1 से 4 तक मेरा टॉपिक है। अब समझिए कि एक टॉपिक यानी कि अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 में क्या दिया है? भारत राज्यों का संघ है। संघ तो जानते हैं, भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में क्या दिया है कि राज्यों का निर्माण या स्थापना, यानी कि जितने भी, अगर मान लीजिए हमारा प्रदेश कोई भारत में ही हो लेकिन कोई कंबाइंड है, कोई अलग हो रहा है, या कोई कंट्री, कोई राज्य से कोई राज्य को मिला रहा है, तो वो अनुच्छेद 2 के तहत राज्य का निर्माण कर सकता है या स्थापना कर सकता है, या किसी और प्रदेश से भी अपना मिलाया जा सकता है या अलग किया जा सकता है। वो प्रावधान आपको अनुच्छेद 2 में दिया गया है, जिसके साथ हम अनुच्छेद 2 के तहत राज्य का निर्माण या स्थापना कर सकते हैं। फिर है अनुच्छेद 3, यानी कि हम तीसरा टॉपिक समझ। अनुच्छेद 3 क्या होता है? नाम, क्षेत्र, निर्माण। ये दोनों एक साथ चलिए। अगर किसी राज्य का निर्माण होगा तो उसका नाम भी होना चाहिए, उस क्षेत्र का निर्माण या उस क्षेत्र का नाम कोई रहता है ना। इसी वजह से अगर 2 है, यानी किसी में एक राज्य का निर्माण हो रहा है, तो फिर तीसरा में क्या होगा? उसका नामकरण होगा। कितना आसानी से याद हो गया। अनुच्छेद 1 क्या होता है? भारत राज्यों का संघ है, कि भारत जो है जितने भी राज्य है सिर्फ राज्यों का संघ है, सब मिला हुआ है। फिर अनुच्छेद 2 क्या है? कि राज्यों का निर्माण या स्थापना के बारे में प्रावधान दिया है, कि राज्य जो भारत में जितने भी राज्य है वहाँ से अपना अलग हो सकता है और एक दूसरे से मिला भी सकता है, तो ये स्थापना और निर्माण का प्रावधान है। अनुच्छेद 3 में क्या है? कि उसका नामकरण हम कर सकते हैं, अनुच्छेद 3 के तहत क्षेत्र निर्माण कर सकते हैं। समझ में आया? फिर आप देखते हैं भाग 2। भाग 1 मेरा खत्म हो गया, अब भाग 2 पे चलते हैं। भाग 2 समझिए कि लेसन 2 है। अब अनुच्छेद यानी टॉपिक कितना से दिया है? 5 से 11 तक। अब 5 से ये थोड़ा नागरिकता के बारे में और मौलिक अधिकार के बारे में थोड़ा डिटेल में और वीडियो बनाएंगे, थोड़ा अभी शॉर्टकट में। तो ये क्वेश्चन उतना आता नहीं है, लेकिन बार बार कभी कभी पूछ दिया जाता है कि भाग 2 कौन से मतलब दिया हुआ, किस चीज़ से रिलेटेड है, किस चीज़ से संबंधित है? तो नागरिकता से। और कितने कितने अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित है। समझ गए? भाग 3 पे चलते हैं। अनुच्छेद 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में दिया गया है। हमारा कौन सा मौलिक अधिकार है? मौलिक अधिकार पर हम वीडियो बनाएंगे जो थोड़ा डिटेल रहेगा। ये थोड़ा शॉर्टकट है, हम बस महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में अभी रूबरू करवा रहे हैं, तो इसके बारे में हम डिटेल में डालेंगे। जब आप लोग का कमेंट्स आएगा कि हाँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो, तो आप लोग कमेंट में डालिए कि हाँ मैम अच्छा लग रहा है। और अगर आगे नेक्स्ट वीडियो भी चाहिए तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं कि अगर हमसे गलती हो रही है कुछ भी, तो आप लोग बोल सकते हैं कि ये गलत है, ये सही है। चलिए
भाग 3 में चलते हैं कि भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक आता है। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है, जो नीति निर्देशक तत्व के बारे में दिया गया है। भाग 4 पूछ सकता है कि नीति निर्देशक तत्व किस भाग, संविधान के किस भाग से है, तो भाग 4 से। नीति निर्देशक तत्व कितना अनुच्छेद से कितना अनुच्छेद तक है, तो अनुच्छेद 36 से 51 तक। चलिए भाग 3 पूछेगा कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग से है, तो भाग 3 से है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद कितना से कितना तक है, तो 12 से 35 तक। अब हम ये सब सारा मूल संविधान का ही पार्ट है, ये सारा मूल संविधान का पार्ट है। अब यहाँ देखिए भाग 4A, यानी कि भाग लेसन का ही इसमें जोड़ा गया है, भाग 4A आया। अगर अभी आप इंग्लिश में देख रहे हैं तो ABCD भी आ सकता है। अगर आप हिंदी में इसको देखेंगे तो क आएगा, क से स्टार्ट होगा, क ख ग अ ब स। तो ये घबराने वाली बात नहीं है, इसी का सेक्शन रहता है। कभी ए देखेंगे कि कभी ए है, क है, तो नहीं, आप ऐसे हिंदी में रहेगा तो क रहेगा, तो इतना, या अ भी रह सकता है, तो इतना घबराने वाली बात नहीं है। तो ये भाग 4 का ही है जो हमको दिखाते हैं, जो अनुच्छेद 51 तक मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है। जो मूल संविधान का भाग नहीं था उसे 42वें संशोधन 1976 ईस्वी में जोड़ा गया है। हमारा जो मौलिक कर्तव्य था, जो भाग 4 का है ए, भाग 4 क, जो 42वें संशोधन करके 1976 ईस्वी में जोड़ा गया है। अब ये बताए हैं जो हमारा मौलिक कर्तव्य, जो हमारा मूल संविधान था, उसमें 395 अनुच्छेद ही था। लेकिन ये इस मूल संविधान के बाद जितना भी करेक्शन हुआ है, जितना भी अमेंडमेंट हुआ है, जितना भी संशोधन हुआ है, वो कोई न कोई सुधार करके ही जोड़ा गया है। तो इसी तरह हमारा अनुच्छेद 51A यानी कि भाग 4A मौलिक कर्तव्य जिसमें बताया गया है, वो 42वें संशोधन, क्वेश्चन आ सकता है कि 42वें संशोधन 1976 ईस्वी में हमारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था संविधान में। बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। अब इतना तो हम समझ गए कि भाग 3, भाग 4, भाग 4 को क्या होता है। अब चलते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। हम जानते हैं कि हमारे देश के जो पिता होते हैं, हमारे देश के जो मेन लीडर होते हैं, वो राष्ट्रपति हैं, तो राष्ट्रपति होते हैं, तो उससे ज़्यादा सवाल भी आता है। तो हम जानते हैं कि राष्ट्रपति से रिलेटेड कौन कौन सा अनुच्छेद है, वो आसानी से याद हो जाएगा। चलिए सबसे पहली बात कि राष्ट्रपति जी जो हैं, उसके लिए पहले पद के लिए क्या होता है, कौन ऐसा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत उनके पद के लिए प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 52। ठीक है। अब आते हैं अनुच्छेद 53 पे। अब जो पद मिला है उनको तो क्या कार्य है वो भी तो पता होना चाहिए। तो 52 के बाद क्या होता है, 53। अनुच्छेद 53 के तहत क्या होता है, शक्ति और कार्य। इसमें उनका बताया गया है कि पावर क्या है, क्या उसका कार्य है, क्या उसका क्या कामकाज है। फिर अनुच्छेद 54 यानी कि उनका नियुक्ति कैसे होगा। तो अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति के बारे में निर्वाचन किया गया। देखिए 3-3 करके हम लोग बांट लेते हैं। अनुच्छेद 52 पद, अनुच्छेद 53 शक्ति, अनुच्छेद 54 निर्वाचन। मेरे साथ आप लोग नोट करते जाइए जो हम बोल रहे हैं, और ध्यान से देखते सुनते जाइए, आसानी से याद हो जाएगा। रटने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है। समझ के पढ़िए, कभी नहीं भूलिएगा। रटिएगा तो आज रटेंगे, आज ही भूल जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 61 पे महाभियोग। जब हम इनको नियुक्ति, देखिए हम 3 याद कर लिए, 52, 53, 54 पद, शक्ति, निर्वाचन। अब हम याद करते हैं, अब हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 61। अब हम नियुक्ति कर दिए, सीरियल वाइज पढ़िए। अब नियुक्ति कर दिए उनको, तो अगर मेरा मन अगर हमें राष्ट्रपति जी अच्छे नहीं लगे, अगर उनमें कुछ गलतियां हैं, अगर उनमें कुछ खामियां हैं, तो महाभियोग के तहत हम हटा सकते हैं उनको। तो इसके लिए कौन सा प्रावधान दिया गया हमारे संविधान में, अनुच्छेद 61 के तहत हम महाभियोग ला के हम राष्ट्रपति जी को हटा सकते हैं। अब आते हैं अनुच्छेद 72 पे। अनुच्छेद 72 पे क्षमादान। अब देखिए कोई अपराधी, कोई जो होता है, कोई अपराधी होता है, किसी के साथ 10 साल होता है, किसी का मृत्युदंड होता है, तो ये पावर है कि राष्ट्रपति जी को कि वो अपना क्षमादान उसको दे सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं, अनुच्छेद 72 के तहत।
अनुच्छेद 61 के तहत हम उसको हटा सकते हैं, उनको हटा सकते हैं। अनुच्छेद 72 के तहत उनको ये पावर है कि वो किसी अपराधी को या तो दंड माफ़ कर सकते हैं, या तो दंड कम कर सकते हैं, या तो सज़ा कम कर सकते हैं। क्षमादान की प्रावधान है, ये एक सिर्फ राष्ट्रपति को है। फिर अनुच्छेद 85 के तहत हम लोकसभा का, अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति जी लोकसभा का विघटन करते हैं। लोकसभा का विघटन यानी कि जो संसद में जब आप लोग देखे होंगे कि जब चुनाव होता है तो उस टाइम लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति जी ही करते हैं। तो अनुच्छेद 85 के तहत उनका प्रावधान मिला हुआ है लोकसभा पर विघटन करने का। अनुच्छेद 1, 2, 3 अध्यादेश। अब देखिए, जब हम जानते हैं कि संसद में हमारा मेन जो है राष्ट्रपति जी ही है, तो अगर राष्ट्रपति जी हैं तो तीन पिलर होते हैं, एक राज्यसभा, एक लोकसभा, एक राष्ट्रपति जी। अगर रोज़ राज्यसभा और लोकसभा की बैठक नहीं हो रही है, या कोई ऐसा आपातकाल आता है जिसमें राज्यसभा और लोकसभा की बैठक संभव नहीं है, तो राष्ट्रपति जी को ये पावर है कि वो अपना नियम अध्यादेश जारी कर सकता है, कोई नियम कानून कर सकता है, कोई नियम अपना कानून ला सकता है। वो उनको दोनों का शक्ति मिला हुआ है, वो अध्यादेश अपना पास कर सकते हैं। ये राष्ट्रपति को पावर है। वो अनुच्छेद 1, 2, 3 यानी कि 123 के तहत हम जान गए। 61 के तहत महाभियोग, 72 के तहत क्षमादान, 85 के तहत लोकसभा विघटन, 123 के तहत अध्यादेश। यानी कि उनको अपना पावर है कि अगर लोकसभा या राज्यसभा से बिना पूछे, या जब वो आपात ऐसा स्थिति आए तो अपना अध्यादेश जारी कर सकता है और खुद जारी कर सकता है, सिर्फ राष्ट्रपति ही। इसमें लोकसभा और राज्यसभा की जरूरी नहीं है। अनुच्छेद 143 यानी कि राष्ट्रपति जी को अपना ये है कि एक पावर मिला हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। जब कोई कुछ ऐसा समस्या आती है तो यानी कि कहीं सलाह लेना पड़े अगर हमें किसी से, तो वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट अगर वो सलाह दे तो राष्ट्रपति ही मानेंगे। वो अपना इच्छा अनुसार है कि अपने इच्छा पर अगर वो जो सुप्रीम कोर्ट हमको सलाह दे रही है तो क्या वो उनके लिए सही है या गलत है, वो सोच विचार करके राष्ट्रपति जी अपना नियम लागू करते हैं। तो अनुच्छेद 143 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। ये पावर राष्ट्रपति जी को मिले हुए हैं। तो हम समझ गए कि राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति से रिलेटेड कितना अनुच्छेद है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब देखिए, अनुच्छेद 52 से लेके यानी पद, अनुच्छेद 53 शक्ति कार्य, अनुच्छेद 54 निर्वाचन, अनुच्छेद 54 निर्वाचन, 52, 53, 54 पद शक्ति कार्य। फिर अनुच्छेद 61 महाभियोग, अनुच्छेद 72 क्षमादान, अनुच्छेद 85 लोकसभा विघटन, अनुच्छेद 123 अध्यादेश, अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट से सलाह। चलिए, अब हम जान गए राष्ट्रपति के बारे में। अब हम जानते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। देखिए, उपराष्ट्रपति जी से 2 ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद रिलेटेड है, जो बहुत आसान होगा, तुरंत याद कर लेंगे हम। एक होता है अनुच्छेद 63 और एक होता है अनुच्छेद 64। अब देखिए, अनुच्छेद 63 के तहत हम उनके पद के बारे में प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 64 राज्यसभा का सभापति। अब देखिए, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सभापति के तहत ही उनको वेतन मिलते हैं। उपराष्ट्रपति के तहत नहीं, उनको मिलता है राज्यसभा सभापति के तहत ही उनको वेतन मिलते हैं। तो अनुच्छेद 64 के तहत राज्यसभा सभापति और अनुच्छेद 63 के तहत पद, यानी कि उपराष्ट्रपति से हमको 2 अनुच्छेद याद करने थे, जो 2 अनुच्छेद हमको याद हो गया, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 63 में पद, अनुच्छेद 64 में राज्यसभा सभापति। चलिए, राष्ट्रपति भी हो गया, उपराष्ट्रपति भी हो गया। अब आते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री से हमको रिलेटेड है अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 से मंत्रिपरिषद का गठन। हम जानते हैं कि हमारे जो कार्यपालिका है उसका हेड मेन होता है हमारे राष्ट्रपति जी, लेकिन कार्यकारी जो होता है, वास्तविक जो होता है,
मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री ही होता है। तो राष्ट्रपति को कार्य चलाने के लिए हमें मंत्रिपरिषद की गठन करने पड़ते हैं। बिना मंत्रिपरिषद के गठन से हम कोई काम नहीं होता। एक नाम मात्र होता है कार्यपालिका का मेन लीडर राष्ट्रपति, लेकिन जो एक वास्तविक होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है कार्यपालिका का। तो उनके लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, फिर उनके सलाह से ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो अनुच्छेद 74 के तहत हम मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं। फिर अनुच्छेद 75 के तहत हम मंत्रिपरिषद की सलाह से प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। तो आप लोगों को क्वेश्चन आएगा कि अनुच्छेद 74 के तहत हम क्या करते हैं, मंत्रिपरिषद का गठन होता है। अनुच्छेद 75 के तहत क्या होता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। चलिए ये भी याद हो गया, 2 ही क्वेश्चन था, कितना आसानी से याद हो गया होगा। चलिए आगे करते हैं, हम संसद के बारे में पढ़ते हैं। चलिए संसद के बारे में हम 3-3 करके 1-3 1-3 1-3 3 करके हम अलग अलग पार्ट कर दिए हैं। अनुच्छेद 79 यानी कि आर्टिकल 79 के तहत संसद का प्रावधान है। अनुच्छेद 80 यानी कि इसमें राज्यसभा का प्रावधान है। अनुच्छेद 81 लोकसभा का। हम जानते हैं संसद में लोकसभा राज्यसभा होता है, तो सबसे निम्न पद होता है लोकसभा का, उसके बाद सबसे उच्च पद होता है राज्यसभा का। तो आसानी से याद कीजिए, देखिए 79 होगा संसद। अब समझिए कि लोकसभा, कभी भी कन्फ्यूजन नहीं करना है कि आपको क्वेश्चन आया कि लोकसभा उच्च सदन है या राज्यसभा उच्च सदन है, तो हमेशा आप आंसर मारिएगा राज्यसभा। राज्यसभा उच्च सदन होता है और लोकसभा निम्न सदन होता है। तो हम 79 हुआ संसद, उसके बाद आएगा 80 यानी कि बड़ा, 80 हुआ राज्यसभा, उसके बाद कौन हुआ 81 लोकसभा। यानी कि पहले राज्यसभा आएगा फिर लोकसभा आएगा। 80 को अंक को नहीं देखना है, इस सीरियल वाइज को देखना है। 80 81 नहीं देखना है। 79 से संसद का रिलेटेड है और अनुच्छेद 80 से राज्यसभा। उसके बाद कौन आएगा, अनुच्छेद 81 लोकसभा। इसके बाद आगे चलते हैं। चलिए 3 को याद हो गया, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81। अब आते हैं अनुच्छेद 100 पे, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 108। अब समझते हैं कि 100 105 पहले याद, सीरियल वाइज याद कर लीजिए। 100 105 108 100 105 108। अब देखिए अनुच्छेद 100 से क्या होता है, अध्यक्ष का निर्णायक मत। जब कभी किसी संसद में बिल पास होता है या कुछ होता है संसद में, तो लोकसभा का राज्यसभा का होता है, तो उसमें जब बराबरी का जो मत होता है तो उस टाइम अध्यक्ष का ही एक निर्णायक मत देना पड़ता है कि इसमें हम किसको हम एक निर्णायक मत दे, जो वो बिल वो चीज़ महत्वपूर्ण हो। तो अध्यक्ष ही, लोकसभा का अध्यक्ष ही इसमें निर्णायक मत देते हैं। तो बराबरी का जो होता है देखिए 50-50, यानी कि जब 50-50 हो जाए कोई भी चीज़ का मत, तो एक निर्णायक मत देने के लिए एक लोकसभा अध्यक्ष ही खड़े होते हैं। तो अनुच्छेद 100 के तहत कौन होता है, अध्यक्ष का निर्णायक मत का प्रावधान है। फिर अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 105 के तहत कौन होता है, संसदीय का विशेषाधिकार मिला है। एक संसद को एक अधिकार, विशेष अधिकार मिला है। अनुच्छेद 108 के तहत क्या होता है, संयुक्त अधिवेशन, यानी कि साथ में हम लोकसभा और राज्यसभा को बैठक बुला सकते हैं। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। समझ में आ गया। अनुच्छेद 100 के तहत हम क्या होता है कि अध्यक्ष का निर्णायक मत होता है कि जब कभी 50-50 यानी कि जब बराबरी का मत हो जाए दोनों तरफ लोकसभा और राज्यसभा में, तो उस टाइम लोकसभा अध्यक्ष को एक निर्णायक मत देना होता है अनुच्छेद 100 के तहत। अनुच्छेद 105 के तहत क्या होता है, एक संसद को, हम संसद बारे में पढ़ रहे हैं, अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 के तहत क्या होता है, संसद को एक विशेष अधिकार मिला हुआ है। अनुच्छेद 108 के तहत क्या होता है कि राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त बैठक करवा सकते हैं संसद। ये संसद के पास एक पावर मिला है अनुच्छेद 108 के तहत। अब ये 3 हो गया, 3 ये मेरा हो गया, 3 ये मेरा हो गया। अब 3 ये इसके बारे में चलते हैं। अब क्या है हमारा 110 112 116 117। देखिए अनुच्छेद 110 के तहत हम धन विधेयक पास करते हैं। अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक संसद में पास होता है। फिर अनुच्छेद 112 के तहत ही बजट पास, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट। जब भी बजट पास होता है, जब हम जानते हैं कि हर साल बजट पास होता है अप्रैल माह में, तो अनुच्छेद 112 के तहत ही संसद में बजट पेश होता है। ये संसद से रिलेटेड पूरा अनुच्छेद है। फिर आता है अनुच्छेद 116 लेखानुदान।
ये होता है लेखानुदान, अनुच्छेद 116 लेखानुदान। फिर अनुच्छेद आता है 117 वित्त विधेयक, यानी कि देखिए जो ये इस दोनों को एक साथ चलिए। अनुच्छेद बजट, जब कभी हम बजट में कुछ चीज़ छूट जाता है, किसी चीज़ के बारे में, किसी जैसे कोई चीज़ का फंड के बारे में हम नहीं बताते हैं, तो हम अनुच्छेद 116 के तहत हम लेखानुदान के तहत हम प्रावधान करते हैं। अनुच्छेद 12 याद कीजिए, पहले इस दोनों को याद कीजिए। 112 अनुच्छेद 112 बजट और अनुच्छेद 116 उसको जो छूट गया चीज़ को हम लेखानुदान में हम शो करते हैं। अब देखिए अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक और 117 के तहत विधेयक, दोनों चीज़ को विधेयक दोनों हैं। तो 110 धन विधेयक और 117 वित्त विधेयक। ये देखिए इस दोनों को एक बार याद कर लीजिए, इस दोनों को एक बार याद कर लीजिए, एक बार समझ लीजिए। अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक, अनुच्छेद 117 के तहत वित्त विधेयक, अनुच्छेद 112 के तहत बजट, और जब छूट गया है बजट में कोई चीज़ हम पेश नहीं कर पाते हैं तो अनुच्छेद 116 में लेखानुदान के साथ हम पेश करते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए इसके साथ मेरा संसद का जितना भी संबंधित था आर्टिकल वो ख़त्म हो गया। अब हम थोड़ा सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कौन कौन सा अनुच्छेद है। सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान दिया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 131, समझ लीजिए 124 131, अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 131 के तहत मूल क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 131 के तहत मूल क्षेत्राधिकार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट को अपना क्षेत्र का अधिकार दिया गया है, एक विशेष अधिकार होता है। अनुच्छेद 137 न्यायिक पुनर्विलोकन, यानी कि एक सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि जो जब भी कोई नियम कानून पास होता है संसद में तो वो अपना देखा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिए। VVI क्वेश्चन है, VVI आता है क्वेश्चन एग्जाम में कि अनुच्छेद 137 किससे संबंधित है, तो सर्वोच्च न्यायालय से। और इससे क्या है, न्यायिक पुनर्विलोकन, यानी कि हम जो संसद में बिल पास करते हैं, कोई कानून लाते हैं संशोधन करके, तो वो देखते हैं कि जो हमारा संविधान जो है उसमें वो जो चीज़ दिया हुआ है वो प्रावधान है कि नहीं है, वो हमारे संविधान से अलग तो नहीं है। तो वो देखा जाता है कि ना, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 137 के अंतर्गत हम उस चीज़ को हम पुनर्विलोकन कर सकते हैं, हम जांच कर सकते हैं कि ये जो हमारा नियम बनाए हैं संसद में, जो बिल पास हुआ है वो उसमें हमारा जो ये नियम है कि नहीं है, वो कोई अलग से तो नहीं दिया गया है, उसमें रिलेटेड जो बात कही गई है वो उससे संबंधित है कि नहीं है। तो वो जांच करने का, नियम कानून या कोई भी बिल को जांच करने का ये पावर है सुप्रीम कोर्ट को। बिना सुप्रीम कोर्ट के जांचे से ये बिल पास नहीं होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है। अनुच्छेद 137 जो सुप्रीम कोर्ट को पावर मिला है कि नियम कानून को जांच या कोई भी बिल को जांच कर सकते हैं। फिर आता है अनुच्छेद 143, आपको बताए होंगे राष्ट्रपति के बारे में। अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की अधिकार है राष्ट्रपति जी को कि वो अपना सलाह ले सकते हैं, लेकिन हाँ ये उनके सलाह पर ये काम नहीं कर सकते अपनी इच्छा के अनुसार। अगर उनको वो सलाह अच्छा लगता है तो वो काम करेंगे, अगर वो अच्छा नहीं लगता है तो नहीं, लेकिन ये सलाह लेने का उनको पावर हुआ है अनुच्छेद 143 के तहत। चलिए अब हम आते हैं महान्यायवादी, इसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम विधि अधिकारी भी बोलते हैं। विधि अधिकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे देश के प्रतिष्ठित अधिकारी होते हैं महान्यायवादी, कैग, विधि अधिकारी। इसके लिए हमको 2 ही अनुच्छेद याद करना है, कितना सिंपल है। देखिए अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 76 के तहत हम महान्यायवादी का हमारा अनुच्छेद प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रण, जिसे कैग, जिसे नियंत्रण महालेखा परीक्षक कहता है, कैग। ये जो घटोला होता है हमारे देश में, ये कैग का ही पूरा काम होता है, ये छानबीन पूरा कैग ही करते हैं। तो ये इनको पावर दिया गया है हमारे संविधान में कि अनुच्छेद 148 के तहत हम कैग का बहाली कर सकते, नियुक्ति कर सकते हैं। अनुच्छेद 76 के तहत हम महान्यायवादी यानी विधि अधिकारी को हम प्रावधान दिया गया है कि हम नियुक्ति कर सकते हैं।
तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ईजी वे में आ गया होगा समझ में। रटिए नहीं, बस समझिए। रटना हम नहीं बोलते कि रटिए, बस जो हमारा वीडियो दिया गया है उसको थोड़ा एक बार नहीं समझे तो 2 बार समझिए, 2 बार वीडियो देखिए, लेकिन रटिए नहीं। बस समझ समझ के पढ़िए, हमेशा याद रहेगा। रटिएगा तो आज रटिएंगे, कल भूल जाएंगे। तो हम कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद था तो हम इस वीडियो में डाले हैं, लेकिन कुछ और भी महत्वपूर्ण है जो अभी नहीं डाल पाए हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो पाना है इसके महत्वपूर्ण, कुछ और भी छूटा हुआ है महत्वपूर्ण अनुच्छेद, तो आप कमेंट में बताइए कि हमको चाहिए, तो हम डालेंगे, वीडियो बनाएंगे उस पर।